सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, उसमें आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टॉपिक। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कल कुछ हम लोग पढ़े थे, देन फिर आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ये के अंदर क्या क्या हमारा आ रहा है प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट accurate estimations of various measures is a must. With a correct estimations, managers can manage and control the project more efficiently and effectively. प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस कॉस्टिंग जो हम लोग कहते हैं कि कोई भी काम अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमको क्या खर्च लगेगा, कितना बनाने में, उसका एस्टिमेशंस करना, यानी एस्टिमेट करके देना। हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तो एस्टिमेशंस इसी से रिलेटेड वर्क है। तो यहाँ पे एस्टिमेशंस में आपको देखना है कि आप कैसे प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान में आप तो देखते हैं कि कितना हमको ईटा लगेगा, सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, छड़ लगेगा। तो सॉफ्टवेयर के सेंस में कैसे आप जानिएगा कि हमको कितना इसमें तो कुछ दिखता नहीं है कि क्या हमको लगेगा। एक चीज केवल आपको दिखता है कि मैन पावर हमको कितना लगना चाहिए और कितने दिन वो खटे, उसके आधार पे आप बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है जिसके आधार पे हम लोग एस्टिमेशंस करते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर के साइज के ऊपर एस्टिमेशन करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर साइज में बी एस्टिमेटेड आइदर इन टर्म्स ऑफ KLOC, किलो लाइंस ऑफ कोड, या प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे हम लोग, कोडिंग ही तो करेंगे। तो ये जो एस्टिमेशंस करते हैं हम लोग, नंबर्स ऑफ लाइंस कितना उसमें लिखा जा रहा है, तो उसका टर्म्स कहते हैं KLOC, किलो लाइंस ऑफ कोड, और बाय कैलकुलेटिंग नंबर्स ऑफ फंक्शंस पॉइंट इन दिस सॉफ्टवेयर। Lines of code depends upon coding practices and functions points vary according to the users और software requirement। ये lines of code जो है वो vary करेगा आपके according to the requirements और according to the लैंग्वेज में भी कुछ डिफरेंट, ये लाइंस ऑफ कोड डिफर करेगा, डिफरेंट होंगे। तो साइज ऑफ हमारा प्रोजेक्ट को कितना कॉस्टिंग लग रहा है या हमको कितना कॉस्ट किसी से लेना है, ये हम एक छोटा सा चीज है KLOC यानी किलो ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स के आधार पे हम लोग कॉस्टिंग बताते हैं कि भाई देखिए इसमें इतना नंबर्स ऑफ कोडिंग हुआ है, इसलिए इसका इतना कॉस्टिंग जाएगा। फिर इसको भी निकालने का टर्म्स है, देखा जाएगा, नीचे में मिलेगा फिर आपको। एफर्ट एस्टिमेशन, the managers estimate efforts in terms of personal requirement and man hour required to produce the software. For effort estimations, software size should be known. This can either be delivered by managers, experience, organizations, historical data, or software size can be covered into effort by using some standard formula. अब आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि ये नंबर्स ऑफ इतने लाइंस ऑफ कोड्स को लिखने के लिए हमको कितना समय लगेगा और कितने यूजर्स लगेंगे, यानी कितने मैन पावर लेंगे। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको वो लोग यूज करते हैं और रिक्वायरमेंट्स के आधार पे वो ये देखते हैं कि हमारा कितना साइज है नंबर ऑफ कोड्स का, और उस कोड्स के आधार पे, नंबर ऑफ कोड्स के आधार पे हमको कितने लोगों की इसमें मैन पावर की हम लोगों को जरूरत है, यही है एफर्ट एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन, वन साइज एंड एफर्ट आर एस्टिमेटेड। अगर आप साइज एस्टिमेट कर लिए कि कितना बड़ा है और
एफर्ट, कितने लोग लगेंगे, तो अब आप ये सोचिएगा कितना समय लगना चाहिए इसको करने में। हमने ये देख लिया कि हमारा साइज इतना है। सपोज मान लीजिए हमको मकान बनाना है 4 रूम का, तो 4 रूम में 4 रूम हमने डिसाइड कर लिया। साइज हमारा हो गया कि 4 रूम का बनना है, और ये भी डिसाइड कर लिया कि हम जो है 10 मजदूर रखेंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि टाइमिंग कितना लगेगा। अगर आप 10 मजदूर को रख के कर रहे हैं तो साल भर लगेगा कि 6 महीने लगेगा कि 3 महीने लगेगा। तो वही कर रहा है, वन साइज एंड एफर्ट्स आर एस्टिमेटेड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर कैन बी एस्टिमेटेड। Effort required is segregated into subcategories as per the requirement, specification, and interdependency of various components of software. Software tasks are divided into smaller tasks, activities, or events by work breakthrough structures. WBS short में करें, work breakthrough structures. The tasks are scheduled on day-to-day basis or in calendar month. अब ये टाइम एस्टिमेशंस कैसे करोगे? तो सपोज मान लीजिए 10 मजदूर किसी काम को एक दिन में इतना कर पा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स इतना है, तो उसको कितना समय लगेगा करने में, इसके आधार पे निकाल लेंगे कि कितना समय लगेगा इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट होने में। अगर मान लीजिए 6 महीने लगेगा, तो 6 महीने के आधार पर हम लोग उसको जो है डिवाइड करेंगे डे बाय डे, यानी पर डे कितना जा रहा है, तो एक उसका कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा कि अगर एक पर डे इतना काम हो रहा है तो हमारा जो वर्किंग डे 20 डेज है, या मान लीजिए 25 डेज है, तो 25 डेज में हमारा कितना वर्क हो पाएगा। उसके आधार पे हम लोग टाइम एस्टिमेशंस करते हैं और उसमें लिखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते होंगे कोई भी टेंडर्स होता है, रोड ही बनाना है, तो रोड बनाने का उसमें स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट होता है, कब से स्टार्ट करेंगे और कब एंड करेंगे। उस बीच में अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत सारे उसमें आपके लॉजिकल लीगल और इलीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिससे आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर आपने कस्टमर से ये कर दिया है एग्रीमेंट्स कि हम 6 महीने के अंदर में आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो है पेमेंट कटेगा, या आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। The sum of time required to complete all tasks in hours or days in a total times invested to complete the project. ये टोटल जो आप निकालेंगे एस्टिमेशंस ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा, पर आवर्स और पर डे कितना काम आप कर पा रहे हैं, उन सबको जोड़ने के बाद टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, वही हमारा होल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जो इतना समय लग रहा है, वही हमारा हो गया एस्टिमेशंस ऑफ टाइम। कॉस्ट एस्टिमेशन, आपने एस्टिमेशंस कर लिया। सबसे पहला एस्टिमेशंस आपने किया साइज का, कितना बड़ा होगा। दूसरा आपने एस्टिमेशंस किया एफर्ट्स, कितने लोग लगेंगे। थर्ड आपने एस्टिमेशंस किया कि कितना समय लगेगा, टाइम एस्टिमेशन। एंड फोर्थ वन कर रहा है कॉस्ट एस्टिमेशन। आप कॉस्टिंग करेंगे ना कि इतना सारा चीज लग रहा है, तो अब इसमें हमको खर्च कितना आएगा, कॉस्टिंग कितना जाएगा। So this might be considered as the most difficult of all because it depends on more elements than any of the previous ones. आप जो प्रीवियस तीनों जो टर्म्स पढ़े हैं उस टर्म से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना कि हमको कितना कॉस्टिंग जाएगा या कितना कॉस्टिंग लगेगा। लेकिन कुछ टर्म्स ये एक टर्म्स पे डिपेंड्स नहीं करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन मोर एलिमेंट्स देन एनी वन ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस वंस जो 3 पढ़े हैं उसकी अपेक्षा ये किसी एक एलिमेंट्स पे नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स पे डिपेंड्स करेगा। फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट इट रिक्वायर्ड टू कंसीडर, क्या क्या रिक्वायर्ड है जिसको आप कंसीडर करोगे। पहला है
सॉफ्टवेयर ऑफ साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, कितना बड़ा साइज है। आखिर किसी को मान लीजिए आप तो देते हैं एक सीडी ही ना, जो 30 रुपए का सीडी है, और उस 30 रुपए के सीडी के लिए आप चार्ज करते हैं 10 लाख, 5 लाख, करोड़ों रुपया तक का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन विद इन सीडी ही जाता है, डीवीडी में जाता है। तो इसलिए साइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, अब मान लीजिए हायर क्वालिटीज अगर आप मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड है, तो कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा ही आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं मार्केट से, तो एक ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं तो उसी का 5000 लेता है, और वही कपड़ा जब हम जनरल लेते हैं तो वो 1000-1000 में आ जाता है। दोनों में डिफरेंस है ना। तो आप क्वालिटीज अगर खोजेंगे तो आपका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटीज, हार्डवेयर, जितने ज़्यादा हार्डवेयर्स का रिक्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग बढ़ेगा। एडिशनल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स लाइसेंस ईटीसी, आप जो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं उसमें कुछ और एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ गया और कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ा, तो लाइसेंस अगर लेंगे तो उसमें कॉस्टिंग जाएगा। एडिशनल सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो उसमें भी कॉस्टिंग जाएगा। तो इस सब पे भी डिपेंड करता है आपका कॉस्ट। स्किल्ड पर्सनल विथ टास्क स्पेसिफिक स्किल्स, स्किल्ड पर्सनल। अब आप जो है कहते हैं ना, डॉक्टर्स को दिखाने गए तो अब आप खोजते हैं कि नहीं हमको स्पेशलिस्ट चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नहीं किडनी स्पेशलिस्ट। तो जब आप स्पेशलिस्ट लेंगे तो स्पेशलिस्ट का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप स्पेशलिस्ट पर्सन्स को अगर आप हायर करते हैं, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स के लोगों को अगर उस प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनका चार्ज हाई होगा। और एक जनरल होंगे, जनरल फिजिशियन सारे चीज देखते हैं, तो उनका कॉस्ट कम होगा। ट्रैवल इन्वॉल्व, अगर उस प्रोजेक्ट जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट्स में अगर ट्रैवलिंग है इंक्लूडिंग, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है प्रोजेक्ट में, अगर रिक्वायर्ड है उस तरह का, तो भी आपका प्रोजेक्ट का क्या होगा, एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ेगा। आखिर कहाँ से दीजिएगा आप एम्प्लॉयज को, आपको तो अपने घर से देना नहीं है, उस प्रोजेक्ट में ही ऐड करोगे, तो ये तब भी आपका ऐड होगा। कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस पे भी आपका कॉस्टिंग रहेगा। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, अगर मान लीजिए कि आप जो है सॉफ्टवेयर बना के दिए और उसके बाद आपको कंपनी बोली है कि भाई हमको जो है 1 हफ्ते का या 1 वीक का ट्रेनिंग चाहिए जितने स्टाफ से हमारे, तो 1 वीक अगर आप साइट पे जाके ट्रेनिंग देते हो किसी भी साइट पे, तो वहाँ पे रहना खाना, आपके जो भी ट्रेनर्स जाएंगे तो उनका कॉस्टिंग क्या होगा, बढ़ेगा। तो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपका फिर सॉफ्टवेयर में कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो ये सारे टर्म्स थे आपके सॉफ्टवेयर को कॉस्टिंग को एस्टिमेट करने के। अब है जो पहला जो आपने पढ़ा है, ये साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर ऑफ साइज कैसे एस्टिमेट्स करते हैं, जिसमें आपने KLOC का यूज किया है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन के। एक आपको ये इम्पोर्टेंट है इसलिए ये बता दिया। Estimations of the size of software is a essential part of software project management. It helps the project manager to further predict the effort and time which will be needed to build the project. Various measures are used in a project size estimation. Some of these are, उन्हीं में से एक का हम लोग एक दो का यूज कर रहे हैं, जिसमें आपने KLOC का वहां पे यूज किया था, यानी किलो लाइंस पर सेकेंड। तो साइज ऑफ द एस्टिमेशन कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर का, तो उसका एक पहला है लाइंस ऑफ कोड्स, ठीक है। सेकेंड वन है नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ ER डायग्राम, टोटल नंबर्स ऑफ एंटिटीज कितने यूज किए गए हैं ER डायग्राम्स में, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल डेटा फ्लो डायग्राम,
एंड फंक्शन पॉइंट्स। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं, जिसमें से एक चीज हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था, लाइंस ऑफ कोड। अब ये देखते हैं इसके बारे में एक एक करके। पहला है लाइंस ऑफ कोड, LOC। As the name suggests, LOC count the total number of lines of source code in a project। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट जो लिख रहे हो, उसमें टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस कितना है उसको काउंट करना। The units of LOC are KLOC, thousands line of code, NLOC, none comments lines of code, KDSI, thousands of delivered source instructions। मेजरमेंट्स कैसे करेंगे उस यूनिट का, तो ये 3 दिखा रहे हैं, KLOC, NLOC, KDS। The size is estimated by comparing it with the existing system of same kind। The expert use it to predict the required size of various components of software and then add them to get the total size। अब ये जो LOC जो यूज होगा, तो ये कैसे निकालिएगा आप कि इसमें कितना कॉस्टिंग है, कितना लाइन है, तो ये डिपेंड करता है द साइज ऑफ एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग विद इट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ द सेम काइंड। यानी आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं सेम एक जैसा हो तो कोड जो है सेम हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो वहां पे नंबर्स ऑफ कोड्स भी डिफरेंट होगा। द एक्सपर्ट्स यूज to predict the required size of various components of software and then add them to get the total size। और फिर वो सारे को प्रिडिक्ट करते हैं कि किसमें कितना साइज हो सकता है, और अगर पहले से वो कुछ काम किए हैं उस तरह का, तो उसको मान के चलते हैं कि इसमें इतना हुआ था तो इसमें भी इतना ही होगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर तो अभी बना ही नहीं ना। तो आप बनाए नहीं है तो नंबर्स ऑफ कोड्स कैसे काउंटिंग कर पाओगे। ये तो हम लोग एस्टिमेशन पहले ही करते हैं ना कि इतना हो सकता है, तो उसके आधार पे, ये प्रीवियस सिस्टम्स के आधार पे, या फिर उस सेम सिस्टम जो आपने क्रिएट किया है उसमें कितना लगा था, तो एक लमसम उसी के आधार पे आपको यहाँ पे बताना होता है, निकालना होता है। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एंड इज यूज्ड मेनी मॉडल्स लाइक कोकोमो। इसका जो यूज किया जाता है कोकोमो नाम के मॉडल्स में यूज किया जाता है। एस्टिमेशंस इज क्लोजर टू डेवलपर्स perspectives and simple to use। डिसएडवांटेज है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ लाइंस। ये सही बात है, अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो उसका कोड्स बढ़ सकता है, और C++ कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है उससे ज़्यादा हो, और PHP यूज कर, यानी डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हो सकते हैं। नो प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट फॉर दिस टेक्निक। कोई भी कंपनी, ये इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड्स टेक्निक्स नहीं है कि जो जिस पे हम लोग इसको नाप सके, तौल सके। It is different to estimate the size using the technique in earlier stage of the project। ये जो भी टेक्निक यूज किया जाता है इसके पहले जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसी के एस्टिमेशंस के आधार पे हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड वन है नंबर ऑफ एंटिटीज इन ER डायग्राम। जो साइज जो निकालिएगा वो LOC पहला हो गया। अब दूसरा है कि आप नंबर ऑफ एंटिटीज जो ER डायग्राम में बनाए हैं उसके आधार पे। ER model provides a static view of the project। It describes the entities and its relationship। The number of entities in a ER model can be used to measure the estimations of size of project। Number of entities depends on the size of the project। This is because more entities needed more classes, oblique structures, thus leading to more coding। अब ये
ER डायग्राम जो हम बनाएंगे तो ये भी कोई फिक्स्ड नहीं है कि उसमें इतना ही एंटिटीज होगा। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट्स होगा उसके आधार पे हमारा जो है नंबर ऑफ एंटिटीज जो है हमारे प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ एंटिटीज इन ER मॉडल कैन बी यूज्ड टू मेजर द एस्टिमेशंस ऑफ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन जो आप साइज जो निकालोगे तो उसमें ये मेजर रोल ये भी निभाएगा कि कितना ER डायग्राम्स में हमने एंटिटीज का यूज किया है। नंबर्स ऑफ एंटिटीज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, छोटा होगा तो कम बनेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा बनेगा। This is because more entities needed more classes, structures and thus leading a more coding. जितना बड़ा बनेगा उतना ज़्यादा आप क्लासेस बनाएंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उतना ही आपका कोडिंग बढ़ेगा। तो ये नंबर्स ऑफ एंटिटीज पे भी हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। साइज एस्टिमेशंस कैन बी डन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ द प्लानिंग। इससे हम लोग इनिशियल जो ER डायग्राम आप पहले ही बनाते हो ना, ER डायग्राम जो आप क्रिएट करते हो इसमें डिजाइनिंग फेज में, उसी समय आप देख सकते हो। तो ये इनिशियल में हम बता सकते हैं कि इसमें कितना कॉस्टिंग जाएगा, यही इसका एक बेनिफिट है। नंबर ऑफ एंटिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज यूज। इंडिपेंडेंट होता है, जो भी एंटिटीज आप लिखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप जावा में लिख रहे हैं तो उसके लिए ER डायग्राम अलग हो जाएगा और C++ में लिख रहे हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा। सबके लिए सेम होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। डिसएडवांटेज है नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। एग्जिस्ट सम एंटिटीज कंट्रीब्यूट्स मोर प्रोजेक्ट साइज देन अदर्स। जस्ट लाइक FPA, it is less used cost estimations model, hence it must be converted to LOC. ये डिसएडवांटेज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिफाइन करोगे कि नंबर्स ऑफ ER डायग्राम्स क्या है। देन फिर है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन अ डिटेल डेटा फ्लो डायग्राम। कितना टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस यूज किए हैं आप DFD में, इसके ऊपर भी डिपेंड्स करता है हमारा एस्टिमेशंस ऑफ साइज ऑफ एस्टिमेशन। तो डेटा फ्लो डायग्राम represents the functional view of software. The model depicts the main processes of the functions involved in a software and flow of data between them. Utilizations of numbers of functions in DFD to predict software size. Already existing processes of similar type are studied and used to estimate the size of processes. Sum of the estimation size of the processes give the final estimation. सेम है, इसमें भी वही चीज बोला जा रहा है कि DFD के अंदर में कितने आप नंबर्स ऑफ प्रोसेसेस और फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके उस सारे को काउंट कर लीजिए और उसको हम लोग कॉस्टिंग जो करेंगे, एस्टिमेशंस ऑफ कॉस्टिंग, उसमें उनकी साइज को हम लोग काउंट करके उसके आधार पे भी कॉस्टिंग को दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट functions point analysis. In this method, the numbers and types of functions supported by the software are utilized to find FPC functions point count. अब ये है कि कितना नंबर ऑफ पॉइंट ये फंक्शंस आप उसमें यूज कर रहे हैं और किस किस जगह पे, वो भी काउंट कर लेंगे। मान लीजिए 50 फंक्शंस यूज किया तो आपको बनाना पड़ेगा ना उतना, तो ये सब चीज पे भी हमारा कॉस्टिंग जाएगा। तो इसमें दिखा रहा है द स्टेप इन फंक्शंस पॉइंट एनालिसिस आर काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच प्रपोज्ड टाइप। यानी जो भी आप मॉड्यूल बना रहे हैं उसमें कितने तरह का कितने फंक्शंस आप यूज किए वो काउंट कर लीजिए। कंप्यूट द अनएडजस्ट फंक्शंस पॉइंट्स UFB। फाइंड टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। compute value adjustment factor, find the functions point count,
ये सब टर्म्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। जब हम लोग सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाते हैं तो ये सब टर्म्स आएगा। तो फंक्शंस पॉइंट एनालिसिस इन सारे टर्म्स पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अब वो सबको एक एक करके फिर से अब बता रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस प्रपोज्ड। तो ये उतना है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लिखना है फंक्शंस पॉइंट एनालिसिस में। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है कि क्या किया जाता है, कैसे काउंट किया जा रहा है सारी चीज़ों को। एंड देन नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज the applications of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirement। यानी अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ना है हमको, प्रोसेस क्या है इसमें। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, स्किल, tools, and techniques to project activities to meet the project requirement। Project management process consists of the following 4 stages। ये प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेसिंग जो होगा, प्रोसेस जो होगा वो फिर से 4 स्टेप्स में होंगे। एक है फिजिबिलिटी स्टडी, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुका है फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें 3 तरह के फिजिबिलिटी स्टडी, यहाँ पे भी वही सेम चीज को आपको दिखाना है, ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल। प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी हम लोग डिस्कशंस किए हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो बनाने जाएंगे तो प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, ये 4 स्टेप है प्रोसेस के, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के। तो एक डायग्राम से दिखाया है, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी स्टडी एक्सप्लोर्स सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स टू डिटरमाइन a project feasibility। There are several fields of feasibility study including economic feasibility, operational feasibility, and technical feasibility। The goals is to determine whether the systems can be implemented or not। ये सारे feasibility studies को हम लोग इंक्लूड करके ये डिसाइड करते हैं कि हमको सिस्टम को आगे बढ़ाना है, इम्प्लीमेंट करना है या फिर नहीं करना है। And the process of feasibility study takes as input the requirement details as specified by the users and the other domain specific details। The output of this process simply tells whether the project should be undertaken or not, and if yes, what would the constraints be। Additionally, all the risks and their potential effects on the projects are also evaluated before a decision to start the project is taken। हम लोग ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी में जो पढ़े थे वही फिजिबिलिटी स्टडीज को यहाँ पे प्रोसेस में दिखाया जा रहा है कि आपके ये जो मेन 3 फैक्टर्स होते हैं, जो इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, अगर ये हमारा सक्सेस होता है तभी हम आगे जाएंगे। तो ये प्रोसेस में भी बोल रहा है कि अगर आप फिजिबिलिटी स्टडीज में आपको लगता है कि फिजिबल है तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाइए, तब आप प्रोजेक्ट का प्लानिंग कीजिए। आपको अगर मान लीजिए पैसा ही नहीं है और हम सोच ले कि यहाँ पे एक घर बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, नहीं बना सकते, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कहता है मान लो मजदूर ही नहीं है, काम करने वाला ही नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। टेक्निकल फिजिबिलिटी, अब मान लीजिए पहाड़ पे हमको घर बनाना है तो वहाँ का टेक्निकली क्या होना चाहिए वो हमको पता ही नहीं, ऐसे घर थोड़ी बना देंगे, तो वो हो गया वहाँ पर टेक्निकली फिजिबिलिटी। अगर ये आप सक्सेस है, अगर फिजिबल है तो आप नेक्स्ट बढ़ते हो और प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हो। A detailed plan is starting stepwise strategy to achieve the listed objectives in integral part of any project।
आप प्रोजेक्ट प्लानिंग में जब आप फिजिबिलिटी स्टडीज से आगे बढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप यानी स्टेप वाइज स्ट्रेटजी हम अचीव करते हैं, बनाते हैं कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना स्टेप वाइज में इंक्लूडिंग है प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला है सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। उस प्रोजेक्ट के लिए आप सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका सेट कीजिए और गोल्स बताइए कि क्यों करना चाह रहे हैं या फिर उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और आपका क्या गोल्स है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सेट कीजिए। डेवलप स्ट्रेटजी। काम को करने के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा उसको डिफाइन कीजिए। डेवलप प्रोजेक्ट पॉलिसीज। अगर वो काम करना है तो हम किन किन पॉलिसीज को वहां पे मेंटेन करेंगे, मेंशन करेंगे, उसको भी आपको मेंशन करना है, डेवलप करना है। डिटरमाइन कोर्सेज ऑफ एक्शन। या डिटरमाइन कोर्सेज ऑफ एक्शन। अगर मान लो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे हो जिसमें नए लोग चाहिए तो उसका क्या होगा, पहले से कोर्सिंग करना पड़ेगा, कोर्स कराना पड़ेगा कि भाई जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइप का देना पड़ेगा उस कोर्स का, वही दिखा रहा है डिटरमाइन कोर्सेज ऑफ एक्शन। मेकिंग प्लानिंग डिसीजन। अब आपको बनाना है कि हमको करना है या नहीं, डिसीजन मेकिंग। देन सेट प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या रूल्स होंगे ये लिखना। डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। इस प्रोजेक्ट को पूरे कंप्लीट करने के लिए हमारा एक प्लानिंग होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। प्रिपेयर बजट। अब बजट यानी कॉस्टिंग जो हम बनाएंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट को करने में हमको क्या बजट लगेगा। एंड कंडक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। नेक्स्ट चैप्टर ही है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है रिस्क मैनेजमेंट, कंडक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अभी मान लीजिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस आ गया, ये कोई सोच के तो नहीं चल रहा था ना कि हमारे यहाँ इस तरह का कुछ होगा, या विश्व भी तो ये सोच के नहीं चल रहा था कि कल कोरोना वायरस फैलेगा। अब ये अगर फैला तो अब इसमें इसके लिए सरकार ने क्या रिस्क मैनेजमेंट किया, यानी इसको रोकने के लिए क्या आपने मैनेजमेंट किया। जो आप लॉकडाउन देख रहे हैं यही है रिस्क मैनेजमेंट का एक फैक्टर, एक प्रोसेस। सपोज आपके प्रोजेक्ट्स में क्या रिस्क मैनेजमेंट हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने जितने एम्प्लॉयज को आपने हायर किया था उसमें से 2 एम्प्लॉयज को अच्छा ऑफर मिला और आपका प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया, तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। आपका प्रोजेक्ट जो है सही समय पे कंप्लीट नहीं होगा तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ये मैनेजमेंट में आपको सोच के चलना है कि इस इन केस ऐसा हो सकता है उनके साथ कोई एक्सीडेंट ही हो जाए जो आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे, तो अब उनकी जगह पे कोई और आएंगे, उनको समय लगेगा, तो आपका जो टाइम पीरियड है आपने जो दिया है कि 5 दिन के अंदर में हमने कंप्लीट करना है, 6 महीने में कंप्लीट करना है, अब उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि अब वो 6 महीने में कंप्लीट ना हो, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, तो वही लिखा है कंडक्ट रिस्क मैनेज। अब हर एक स्टेप पे आपको रिस्क आएंगे, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, एक छोटा सा फैक्टर बताया आपको ये, इस तरह से सारे जगह पर रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है। डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। सॉफ्टवेयर के जो भी प्लानिंग आपने किया उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए पूरा, कि हमको क्या करना है, जितना सारा आपने स्टेप्स इन्वॉल्व किया है उसका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। The step also involves the constructions of the work breakdown structures (WBS). It also includes size, effort, schedule, and cost estimations using the various techniques. साथ साथ इसमें और भी इन्वॉल्व होंगे
जिसमें आपका जो है साइज, एफर्ट्स, शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सब भी इस फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, प्लानिंग में। प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशंस प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ते हैं रन कराना है। जो फाइनल हो गया अब उसको रन करा के आउटपुट आपको दिखाएंगे कि भाई इसका एक्सिक्यूशन ये है। A project is executed by choosing an appropriate software development life cycles model (SDLC). It includes a number of steps including requirement analysis, design, coding, testing and implementation. Executions जो होगा उसमें सारे ये सब सारी चीज इंक्लूडिंग होंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन। Implementations, testing, delivers and maintenance. There are number of factors that need to be considered while doing so, including the size of the system, the nature of the project, time and budget, constraint, domain requirements, etc. An inappropriate SDLC can lead to failure of the project. अगर आप सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो आपका, अगर SDLC के जो भी पेज हैं उसको अगर आप अप्रोप्रिएट नहीं लेके चलते हैं, इनअप्रोप्रिएट है, तो आपका प्रोजेक्ट फेलियर होगा, फेल कर जाएंगे। तो ये एक्सिक्यूशंस, प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशंस में इतने सारे चीज़ों को मेंटेन करना है। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, there can be several reasons of the terminations of the project. मान लीजिए बीच में ही टर्मिनेट कर दिया, छोड़ दिया। Though expecting a project to terminate after successful computations and conventional, but the times a project may be also terminate without the completion. आपने प्रोजेक्ट का रखा था टाइमिंग 6 महीना, तो 6 महीना में हो सकता है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, टर्मिनेट कर दीजिए आप प्रोजेक्ट को। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे क्रैशेस आ गए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि बीच में ही आपको कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आपको प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा, टर्मिनेट करना पड़ा, टर्मिनेशन करना पड़ा। बट वही लिखे हैं, बट टाइम्स ऑफ प्रोजेक्ट में also terminate without completion. Projects have to close down when the requirements are not fulfilled according to the given time and cost constant. हो सकता है कि जो हमने उसमें टाइम्स ये रखा है, फुलफिल किया, उसको नहीं कर पा रहा है, तो हम बीच में उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अदर आगे नहीं बढ़ेंगे। सम ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर्स इंक्लूड, किस किस केस में हमारा प्रोजेक्ट फेल करेगा, टर्मिनेशन कब करेंगे। एक है फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। आज मान लीजिए हमको बोला गया 6 महीना पहले कि ये चाहिए, अब 6 महीने के बाद उसका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अब वो हमको तुरंत तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे केस में प्रोजेक्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्रोजेक्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, जो प्रोजेक्ट जो ये करके देंगे अब उसका जो सीमा था उससे ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, जब ज़रूरत है उस समय मिला ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब मान लीजिए आपका एग्जाम है कल और बुक मिलेगा एग्जाम के बाद, तो कोई फायदा है उस बुक का, तो वही है प्रोजेक्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, जब आपका टाइम कंप्लीट होने पे है तब मिला। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशनल जो एम्प्लॉयज आपके वर्क्स कर रहे हैं उनके बीच का जो कुछ राजनीतिक ऐसा हो गया, पॉलिटिक्स वो कर दिए कि बीच में ही आपके प्रोजेक्ट्स को टर्मिनेट करना पड़ा। ठीक है, टू मच चेंज इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी चेंजिंग हो गया, अब प्रोजेक्ट्स का कुछ स्टेप्स हमने क्रिएट किया और अब उनको बताएं, तो अब वो क्या किए, उसमें बहुत सारे चेंजिंग ऐसा दे दिए कि अब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही हमको फिर से बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे। प्रोजेक्ट एक्सीडिंग बजट और फंड, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिए और उतना आपके पास पैसा है ही नहीं, हम मॉल बना रहे हैं,
और मॉल बनाने के लिए जितना हमको पैसा चाहिए वो भी तो होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया बहुत बड़ा सा, लेकिन उसके लिए फंडिंग है ही नहीं। तो एक्सीडिंग बजट एंड फंड्स, अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है, फंड्स नहीं है, तब भी आपको प्रोजेक्ट क्या करना होगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये 4 प्रोसेस हैं आपके प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस के, ठीक है। वंस द प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड, a post performance analysis is done. Also, a final report is published describing the experience, lessons learned, recommendations and for handling future project। अगर आप एक किसी भी प्रोजेक्ट्स में फेल करते हैं तो उससे बहुत सी चीज आप सीखते हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए, कि हमने उसमें क्या क्या गलती किया था जिसके कारण मेरा वो प्रोजेक्ट फेल हुआ। तो अब नेक्स्ट वाले में हम लोग उसको मेंशन करेंगे कि वैसा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट प्रोसेस। एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ये छोटा सा है, इसको हम इसीलिए डिस्क्राइब कर ही देते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज अ मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट व्हाट टास्क नीड टू गेट डन, विच organizational resources will be allocated to complete those tasks in what time frame. A project schedule is a document collecting all the work needed to deliver the project on time. शेड्यूल्स, जैसे आपका एग्जाम का शेड्यूलिंग बनाया जाता है कि किस दिन कौन सा पेपर होना है ना। अगर मान लीजिए उसके आधार पे अगर नहीं बनाया जाए शेड्यूलिंग किसी भी एग्जाम का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज कौन है। आज एक दिन पहले बोलेंगे हाँ कि आज जो है ये क्लास है, ये आज ये एग्जाम है, तब आप आएंगे। उसी तरह से आपका एक क्लास का भी शेड्यूलिंग होता है, रूटीन, कि किस दिन कौन सा होगा। ऐसा नहीं है कि आप टीचर आएंगे आज बोलेंगे आज मैथ पढ़ाएंगे, आज जो है हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आज जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। तो उसके लिए शेड्यूलिंग, वही कहता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करना। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है अगर आप सही से करते हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है, होगा। शेड्यूलिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ लिस्टिंग, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो ये शेड्यूलिंग है, लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, डिलीवर्स एंड माइलस्टोन्स विद द प्रोजेक्ट। A schedule also usually includes the plan, start and finished date, durations, and resource assigned to each activity. Effective project scheduling is a critical component of successful time management. ये सिंपल एक चीज आप समझिए कि ये कोई भी जो शेड्यूलिंग किया जाता है वो शेड्यूलिंग इसीलिए हम लोग करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है या हमारा जो जो भी हमने प्लानिंग किया है वो एक लिमिट टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए। अगर हम शेड्यूल नहीं बना के देंगे कि हमारा जो है ये काम इतने बजे होना चाहिए, ये काम इतने बजे होना चाहिए, किसी भी चीज़ में अगर आप जाते हैं, आपके घर में ही शादी ब्याह या कुछ भी होता है तो आप वहाँ पे भी एक शेड्यूलिंग बनाते हैं, इतने बजे बारात, इतने बजे खाना, इतने बजे स्वागत, इतने। तो वो क्या है, वो शेड्यूलिंग है ना। उस प्रोजेक्ट्स को यानी उस फंक्शंस को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपने शेड्यूल बना दिया कि भाई इतने बजे से हम लोग गेस्ट को बुलाएंगे, इतने बजे जो है हम लोग खाना खिलाएंगे, इतने बजे जो है उनको विदा करेंगे। नहीं, तो ये जो सारे चीज जो आप बना रहे हैं वही सॉफ्टवेयर के सेंस में भी बनता है, और ये शेड्यूलिंग के बिना आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो सकता। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग a schedule, they are usually referring to the first 6 process of time management. क्या क्या है देख लीजिए। प्लान शेड्यूल मैनेजमेंट, डिफाइन ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज, सीक्वेंस एक्टिविटीज, एस्टिमेट रिसोर्सेज, एस्टिमेट ड्यूरेशंस एंड डेवलप द प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये सब फैक्टर्स हैं। अब शेड्यूलिंग के मेन 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। पहला है मास्टर प्रोजेक्ट शेड्यूल,
A master schedule tends to be simplified list of tasks with a timeline, a project calendar. यानी एक मास्टर रूटीन जिसको कहते हैं वो मास्टर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हुआ. एंड माइलस्टोन schedule or a summary schedule. This type of schedules tracks major milestones and key delivers, but not every task required to complete the project. And third, a detailed project schedule. This is the most through project schedule as it identifies the traces every project activities. If you have a complex, large or lengthy project, it's important to have a detailed project schedule to help trace everything. एक तो सिंपल बना दिया मास्टर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, यानी सबके लिए एक जैसा कि भाई इतने दिन में हमको ये काम कर लेना है. अब कह रहा है कि कुछ ऐसे माइलस्टोन्स पॉइंट्स हैं जिसके लिए वहाँ जो फैक्टर्स हैं उसके लिए हमको अलग से शेड्यूलिंग करना है. नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमको खाना खिलाना है पार्टी में, तो वो एक माइलस्टोन है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ होता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें. 8 बजे से 9 बजे तक के बीच में ही हम जो है सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं आपके यहाँ, जो आपने भोजन पे बुलाया है और लंच पे बुलाया है, तो उस समय में जो पीक आवर होता है, अगर नाइट का है तो डिनर का जो होता है वो 9 से लेके 10 या 8 से लेके 10. देन फिर ना तो 8 के पहले भीड़ होता है और ना 10 के बाद फिर भीड़ घट जाता है. तो वो जो पीक टाइम है वो हुआ माइलस्टोन. उसको आप कैसे मैनेज करोगे. आपके पास जो स्पेस है उसमें आप सोचते हैं ना कि इतने लोग आ जाएंगे तो कैसे खिलाएंगे, इतने लोग आएंगे तो कैसे करेंगे. तो वही है माइलस्टोन. उसको आप उसका अलग आप टाइम फ्रेमिंग बनाते हैं. और एक है डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल्स में हम लोग बड़ा जो प्रोजेक्ट्स होगा या जो मॉड्यूल होगा उसको छोटे छोटे टाइप्स में, जो लार्ज जो है उसको छोटे में स्मॉल्स में डिवाइड करते हैं. तो उसके लिए एक अलग शेड्यूलिंग कि ये वाला जो टोटल में हमको लगेगा 4 घंटा, तो उसको हमने 1 घंटा इनको दे दिया, 1 घंटा उनको दे दिया, 1 घंटा और सबको मिला के हम फिर से उसको कंबाइन कर लिया. तो अगर कोई काम 4 घंटा में होना है, 10 घंटे में होना है, तो उसको हम 4 लोगों में बांट दिए. तो अब वो क्या होगा, उनका अलग शेड्यूलिंग होगा कि अब तो वो 2 घंटे का काम बांट दिए उनको, लेकिन फाइनल वो हमको 4 ही घंटा लगा. तो इस तरह को हम लोग ये यूज करते हैं शेड्यूलिंग में. इसमें द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल इज अ गैंट चार्ट. याद कीजिएगा, आपको एक बार और बताए थे कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है वहाँ पे भी यही टाइम का ही हम लोग यूज करते हैं, जिसमें गैंट चार्ट का यूज करके, प्रोसेस का यूज करके दिखाते हैं. बट अ माइलस्टोन शेड्यूल, डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल कैन बी क्रिएटेड अ गैंट चार्ट. ठीक है. When closing a scheduling software, look for scheduling tools that allow you to create different views from the same schedule. If you create a detailed schedule with the milestones as a Gantt chart, make sure it can be summarized up the level of for the simple view that can be easily shared with your team or stakeholders. गैंट चार्ट बना देंगे और उसमें दिखाएंगे कि कौन काम कैसे हमारा हो रहा है, तो उससे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इजीली उसको यूज कर पाएंगे. ठीक है. एक बार में वो समझ पाएंगे कि ये कौन सा काम जो है कितने देर में हो रहा है. जैसे प्रोसेस में आप देखते हैं कि P1 प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट हुआ, P2 कितने समय में कंप्लीट हुआ और P3 कैसे. तो वही P1 P2 वो टीम वर्क हो गया कि P1 हमारा टीम 1 जो है कितने समय में काम किया, कौन सा काम किया, P2 जो है कितने समय में काम किया. वो एक गैंट चार्ट के थ्रू स्टेक होल्डर्स जो है वो इजिली समझ सकेगा कि काम मेरा कैसे चल रहा है. ठीक है. तो ये आपका शेड्यूलिंग्स के टर्म्स में. उससे है बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. ये कुछ पॉइंट्स हैं तो आप देख लीजिएगा. देन ये चैप्टर्स जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया आज. अब नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोजेक्ट के बाद रिस्क मैनेजमेंट है. कल हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे. ठीक है. चलिए आज इतना ही रहने दीजिए.